बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया बरफा। नाज़रीन, पाकिस्तानी शाहीन्स ने बांग्लादेश को फाइनल में शिकस्त देकर एशिया कप राइजिंग स्टार्स T20 का टाइटल अपने नाम कर लिया। ये जीत साबित ही कर रही है कि पाकिस्तान में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं। अगर यूथ के टैलेंट को दुरुस्त सिमत दी जाए तो पाकिस्तानी हर महाज पर कामयाबियां समेट सकते हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई तकरीबन तमाम नशस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब ठहरे, जबकि पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की सिर्फ एक नशस्त पर कामयाबी हासिल कर सकी। इन ज़िमनी इंतखाबात में सबसे बड़ा अपसेट हरिपुर हल्का NA18 में हुआ, जहां PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब साहिबा को 43,776 वोटों से शिकस्त हुई। दूसरा बड़ा अपसेट कौमी असम्बली के हल्का NA129 लाहौर, जिसमें मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने 63,441 वोट हासिल किए, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 29,099 वोट लेकर दूसरे नंबर पर ठहरे। अब इन दोनों सीटों पर PTI धांधली का इल्जाम भी लगा रही है। एक और अहम हल्का है NA185 डेरा गाजी खान का, जहां नून लीग ने महमूद कादिर खान 82,416 वोट हासिल करने में कामयाब ठहरे। ऐसे में पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा 49,262 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अब इसी हल्के में पीपल्स पार्टी भी बेज़ाब्तियों का इल्जाम लगा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि इस इलेक्शन में मकबूलियत के तमाम दावे ज़मीं बोस हो गए। पंजाब में ये लोग धांधली के इल्जाम लगाते हैं, लेकिन अपने इलाके हरिपुर में भी अवाम ने उन्हें रद्द कर दिया है। इस इलेक्शन में वोटर टर्न ओवर कम रहने की वजूहात पर भी बहस होनी चाहिए। और दूसरा अहम सवाल ये भी है कि इसके सियासी असरात होंगे क्या। कौमी असम्बली के नंबर गेम में पीपल्स पार्टी के बगैर भी मुस्लिम लीग नून के पास साद अक्सरियत हासिल है। इसकी नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद पर क्या असरात होंगे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा आखिर बनने क्या जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के सूबा सिंध से मुतालिक दिए गए बयान को गैर हकीकी, इश्तियाल अंगेज और ख़तरनाक हद तक तारीख को मस्क करने की कोशिश करार देते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक इंडियन वज़ीर दिफा का ये बयान इस हुंदतवा सोच की अक्कासी करता है जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन, तस्लीम शुदा सरहदों की हुर्मत और रियासत खुद मुख्तारी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। मार्का हक में तारीखी हजीमत के बावजूद भारत हर्जा से रायों से पास नहीं आ रहा और पाकिस्तान की सियासी और इसकी क़यादत दो टोक अंदाज में भारत को वाज़ेह ये कर चुकी है कि वो खित्ते के अमन से ना खेले। अगर भारत ने कोई जारियत की तो फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और पहले से ज्यादा सख्त होगा। एक और अफसोसनाक वाक़या, पेशावर FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, जबकि हमले को नाकाम बनाते हुए 3 एहलकारों ने जामी शहादत नोश किया। ये वो टॉपिक्स है जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। रिजवान रज़ी साहब, इसारा समझते हैं। इसारा साहब, चूँकि मैच के बड़े शौकीन हैं, मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपसे ये क्या कहते हैं विक्ट्री के बारे में बात कर लूँ जो पाकिस्तानी शाहीनों के नाम हुई। इससे एक तो चीज़ सर क्लियर होगी कि अगर विल हो और सिलेक्शन दुरुस्त हो तो हम किसी भी महाज पर, मतलब मैं मैचेस के महाज की बात कर रही हूँ सर, हम कामयाबी समेट सकते हैं। नहीं, देखिए कल जो हमारे बच्चे खेले हैं, इन्होंने इससे पहले इंडिया को हराया और फिर अफगानिस्तान को भी हराया। तो ये बच्चे वो हैं जिन्होंने श्रीलंका को भी हराया। वो तो जाहिर है श्रीलंका को भी हराया, बांग्लादेश को भी हराया, यानी ये अनबीटन है। और इसमें 1-2 लड़के जो हैं नए, जैसे वो मार बच्चा है उसका, वो अब मुझे लगता है कि अपकमिंग हमारा स्टार होगा। अच्छा, हाँ, तो मेरा ख्याल है कि एक अरसे बाद पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक अच्छी खबर जो है ये है, और आई वो बच्चों के हवाले से ही है, लेकिन चले अच्छी बात है। यही बच्चे सर आगे चलकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे, मुस्तकबिल बनेंगे। और मैं अपने चेयरमैन के क्रिकेट बोर्ड जो है नकवी साहब, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। मुझे कल इस बात की बहुत खुशी थी कि दोनों टीमों का लिबास सब्ज था। अगर आपने नोट किया हो, दोनों की यूनिफॉर्म सब्ज थी, बस उन्होंने थोड़ा सा ऊपर रेड कलर की लाइन लगाई हुई थी, लेकिन सब्ज का शेड भी दोनों का इक्वल था। तो कोई भी जीत जाती मेरी टीम ही थी। ठीक है, एक तो ये बात हो। साउथ अफ्रीका भी जीत जाए तो आपकी टीम में वो भी साउथ पहनते हैं, शेड डिफरेंट है, ग्रीन हुई शेड डिफरेंट। क्या दिया उन्होंने भी, मैंने शेड कहा है ना, सब्जा नजर आ रहा है, मैंने शेड कहा है ना। एक बात, दूसरी बात ये है कि देखिए ये 7वां राइजिंग स्टार था एशिया की A टीम्स का
ठीक है, क्रिकेट का पहले जो ये जो 7 हुए हैं उनमें से 3 मरतबा पाकिस्तान कामयाब रहा है और पाकिस्तान की कामयाबी का तनासुब बाकी किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा है। ये रिकॉर्ड टाइम कामयाबी थी पाकिस्तान की। और ये जो लोग बच्चे ने कल इसमें परफॉर्म किया है, इन्होंने ही कौमी टीम के अंदर आना होता है। ये समझे आप, रिजर्व टीम है हमारी मौजूदा कौमी टीम के। जैसे रजी भाई जितना अच्छा ये खेले ना, हाँ। मुझे नहीं लगता कौमी टीम में खेलेंगे। चले ये आप दोनों के पॉइंट्स आगे, मैं बस इसके बारे में कमेंट्स ही लेना चाह रही थी। एक और मैच कल पड़ा है सर, एक और मैच कल पड़ा, वो था ज़िमनी इलेक्शन का। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान की जमहूरी एतबार से, सियासी सूरत हाल के एतबार से। काफ़ी सारे अपसेट्स भी हुए और अपसेट जितने भी देखने को मिले वो मिले पीपल्स पार्टी के हवाले से, वो मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, लेकिन अगर बल्ले बल्ले होती रही तो वो सिर्फ होती रही नून लीग के हवाले से। राणा साहब, कल के जो आने वाले रिजल्ट से आप उनको कैसे फोर्स कर रहे हैं? और फिर दूसरा ये भी कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई क्या वजह सर कैंपेन खुद ने नहीं की और सामने वालों पर धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं? देखें, कल की जो मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है ना, ये उनकी कामयाब अवाम दोस्त पॉलिसियों का नतीजा है। अच्छा, देखें, मुल्क में गुर्बत खत्म हो गई। 553 अरब रुपए का करप्शन इमरान खान के दौर में हो गया। बिजली महंगी इमरान खान के दौर में हो गई। पेट्रोल महंगा इमरान खान के दौर में हो गया है। सुई गैस महंगी इमरान खान के दौर में हो गई। पाकिस्तान में खुशहाली की लहरें दौड़ रही हैं और अवाम का तो बस नहीं चलता। नहीं तो वो कहते हैं हम सुबह से शाम तक हम चाहते हैं हम वोट दें मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि इनकी वजह से पाकिस्तान की अवाम की जिंदगी में आसानियां आ गई हैं। अदलिया का वकार बुलंद हो गया है, बुलंद तरीन मुकाम पे चली गई है। हमारे इदारों का वकार बुलंद तरीन मुकाम पे चला गया है। हमारे जनाब पार्लियामेंट के बल्ले बल्ले हो रही है। हमारे जमहूरी निज़ाम को दुनिया में बाकायदा पढ़ाया जा रहा है कि देखें इसे अजीम जमहूरी निज़ाम कहते हैं। 26वीं 27वीं तरमीम के बाद दुनिया को बताया जा रहा है कि देखें आइन की हुर्मत किसे कहते हैं। तो अभी इतनी अजीम कामयाबियों के बाद अगर अब भी अवाम ना वोट देते तो मुझे तो दुख होता। सर, इस कामयाबी को सीएम साहिबा जो है पंजाब की, वो रेफरेंडम का नाम दे रही हैं। वो कह रही है ना फैज हमीद है आज, ना वो जजेस जो पीटीआई को जितवाया करते थे। तो वो तो बिल्कुल इसको एक वो कह रही है कि जमहूरी कामयाबी है। अब कोई है और के ये मतलब जब फैज हमीद तो चले गए हाँ जी। अच्छा, अब ये अवाम के सर पे जीते हैं। हाँ, जैसे 8 फरवरी को अवाम के सर पे जीते थे। हाँ, बिल्कुल ये उसी सर पे जीते हैं जैसे 8 फरवरी को जीते थे ना अवाम के सर पे, वैसे ही अब जीते हैं। अच्छा। और ये कामयाबी मुबारक को पीटीआई को तो खैर पता ही था, उन्होंने तो रिजल्ट ही आना सी। मुझे तो दुख हो रहा है अपनी प्यारी पीपल्स पार्टी के ऊपर। वैसे मैं आपको बताऊं, पंजाब में अगर इलेक्शन होना और पीपल्स पार्टी अकेली खड़ी हो तब भी तीसरे नंबर पे ही आएगी, ये याद रखिए। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे कोई भी है, कल्ली हो ना कल्ली, हाँ, फिर भी तीसरे नंबर पे आएगी। तीसरे नंबर पे आएगी। अच्छा, ये तीसरे नंबर वाला मामला बड़ा दिलचस्प है। इसको मैं इस एतबार से कह रही हूँ कि जो टर्न ओवर था वो बड़ा कम देखने को मिला, स्पेशली 2 हलकों के हवाले से अगर मैं बात करूँ। लाहौर का 129 NA 129 वहाँ पे 18% और फैसलाबाद का NA 104 13%। इसकी वजह क्या आपको रिज़ा मालूम होती है? क्या ये हो सकता है कि इस वक्त जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन का निज़ाम है या जिस तरीके से इंतखाबी मामला चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का एतमाद जो है उसको ठेस पहुंची है, इस वजह से भी लोग ज़्यादा तादाद में बाहर नहीं निकले ओवरऑल? देखिए, यही निज़ाम पहले भी इलेक्शंस के अंदर रूल अमल था, कोई उसमें है तो उसमें कोई तब्दीली बुनियादी नीयत की हैयत में तो नहीं आई। अच्छा। लेकिन जो है ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अमूमी तौर पे कहा जाता है टर्नओवर कम होता है। पंजाब के ओवर इलेक्शन के अंदर, पंजाब के अंदर जितनी भी सीटें थी उनके अंदर देखा जाए तो ओवरऑल टर्नओवर कम था। मैं इसको एक और पहलू से भी देखता हूँ। तमाम तर मेरे भाई की क्रिटिसिज्म अपनी जगह के ऊपर और जले दिल के फफोले अपनी जगह के ऊपर, लेकिन मैं इसको एक और तरह से देखता हूँ। देखिए, 9 मई को जो हमला हुआ था पाकिस्तान की फौज की 250 के करीब, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यही बताया गया तंसीबात के ऊपर। तो उसके बाद वो बराह रास्त भी तो डाले जा सकते थे। उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाया, कानून का दरवाजा खटखटाया, अदालतों में अपना केस लेके गए। उसके नतीजे में कुछ लोगों को सजाएं हुई, सजाओं के नतीजे के अंदर नाअहली हुई। नाअहली के बाद उन्हीं नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात का इनकाद। अगर इन सीटों की नशिस्तों के ऊपर पीटीआई के हमायत याफ्ता या पीटीआई की सफ़ों के लोग जो थे वो दोबारा मुंतखब हो जाते, तो इसका मतलब ये था कि अवाम ने एंडोर्स कर दिया है उन हमलों को। और अगर वो नहीं मुंतखब हुए
तो इसका मतलब एक ये भी लिया जाना चाहिए कि अवाम ने उसको जो है वो एंडोर्स नहीं किया। सर ये किस किस्म का वो मतलब यानी कि मैं भी समझना चाह रही हूँ, उस 9 मई के बाद तो 8 फरवरी 2024 हुआ ना, ठीक है ना, और उस पे भी हमने रिजल्ट्स देखे, तो फिर 1.5-2 साल बाद जाके अब दोबारा उस 9 मई को आज के ज़िमनी इलेक्शन से जोड़ना, ये मैं चाहूंगी कि थोड़ा और आसान कर दें। आप बराह रास्त जो है वो पीटीआई और पाक फौज को मुकाबल क्यों खड़ी कर रही हैं? सर आप पीटीआई ने इलेक्शन के अंदर 9 मई को जोड़ा पीटीआई से। पीटीआई ने इलेक्शन तो पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ लड़ा ना, यानी ये जो पीटीआई का बुनियादी बयानिया है कि जनाब हमारा मुकाबला तो किसी पॉलिटिकल फोर्स से नहीं है, हम तो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम तो जनरल आसम मुनीर के साथ मुज़ाकरात करेंगे। मुझे ये भी बता दीजिए, ये नहीं मैं कह रहा हूं पीटीआई को शिकायत 9 मई के उसकी वजह से हुई जो उन्होंने किया, ये पीपल्स पार्टी ने तो 9 मई ने किया था ना, तो पीपल्स पार्टी वाले क्यों हार गए? पीपल्स पार्टी का तो पंजाब में यही हाल है ना, वो तो महल्लाती साजिशों के जरिए इक़्तिदार का हिस्सा बन जाए। अच्छा। वरना वो सिंध तक महदूद पार्टी है। एक दफा फिर साबित हुआ वो सदरन पंजाब, जनूबी पंजाब को पीपल्स पार्टी बहुत गाती फिरती है, तो जनूबी पंजाब ने पीपल्स पार्टी को बता दिया है कि अगर पीएमएल-एन उनके लिए कोई निशिस्त खाली ना छोड़े तो वहां पे भी उनकी कोई हालत अच्छी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हरिपुर में भी और पंजाब में भी पीएमएल-एन ने अपने और मरियम नवाज शरीफ की क़यादत के अंदर इलेक्शन कैंपेन किया। हरिपुर की सारी कैंपेन जो है वो कैप्टन सफदर साहब उसके मास्टरमाइंड थे, और उन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एंड ऑन द बिहाफ ऑफ पंजाब चीफ मिनिस्टर वहां पे हॉस्पिटल, स्कूल और सड़कों के प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की, स्पेसिफिक टू दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये एक और सवाल है कि ये इलेक्शन के दौरान एक दूसरे सूबे की वजीर आला के बिहाफ के ऊपर ये अनाउंसमेंट होनी चाहिए या नहीं, या इलेक्शन कमीशन के हाँ इसकी शिकायत कोई लेके जाए और इसका नोटिस दिलवाए होना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो उन्होंने किया। और पूरी कैंपेन पंजाब के अंदर भी चीफ मिनिस्टर साहब की परफॉर्मेंस के ऊपर गई। मेरा भाई जो है उस दिन मजाक उड़ाता रहा कि जनाब मुफ्त दवाइयाँ घरों तक पहुँचती हैं। कल कम से कम 3 इंटरव्यूज ऐसे खवातीन के ऑन एयर गए मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, मैं देख रहा था, मैं 4 टीवी चैनल्स को मॉनिटर कर रहा था, स्क्रीन को 4 हिस्सों में तकसीम करके, तो जिनमें से उन चारों उम्र सीधा खवातीन ने ये कहा कि मैंने वोट इसलिए देना है कि हर महीने 4 दिन पहले, महीना खत्म होने से 4 दिन पहले मेरे घर दवाई आ जाती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात ठीक है, समझ आ। तो ये वो कह रहे हैं हमारी परफॉर्मेंस पे रेफरेंडम था। ठीक है, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि 9 मई का रेफरेंडम था। अच्छा, ये आपकी राय है, ठीक है, मेरी राय है, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। राना साहब, यहाँ पे मेरे लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो वही सवाल मेरा जो मैं आपसे भी रिपीट करूंगी कि टर्न ओवर की एक वजह ये भी है कि इलेक्शन कमीशन का जो निज़ाम है मामलात को मैनेज करने का, उसके ऊपर लोगों का एतमाद कम होना। फिर दूसरी बात ये कि मैं ये बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैं जो सीट जो हल्का उठाकर देखती हूँ, कहीं पे किसी का दामाद है, कहीं पे भांजा है, कहीं पे भतीजा है, कहीं पे भाई है, कहीं पे बेगम है, कहीं पे कोई और है, मतलब सारे मामे चाचे फुप्पे ताए सारे इकट्ठे हुए हुए। तो सर हाउ डू यू सी दिस? इनफैक्ट पीटीआई ने भी यही किया। ये आप मियां अजहर साहब का हल्का ले ले, उमर यूब साहब की जो बेगम है वो खड़ी हुई, मतलब जब खान साहब बायकॉट कर चुके थे तो अपने घर से मतलब समझ नहीं आती है कि वैसे तो एक अपने आप को करेक्ट करें कि इस इलेक्शन में पीटीआई को कोई शिकस्त नहीं हुई। अच्छा। पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, आजाद उम्मीदवार लड़े, सही बात, आजाद उम्मीदवार लड़े भाई, पीटीआई नहीं लड़ी इलेक्शन, वो आजाद उम्मीदवार हैं। ठीक है, ठीक है ना, आजाद हैसियत से कोई भी लड़ सकता है। सही। बतौर जमात पीटीआई ने इस इलेक्शन का बाइकाट किया। हाँ। तो आप ये क्यों कहते हैं कि पीटीआई को शिकस्त हुई है जब पीटीआई ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा? मैं अपने मीडिया पे हैरान हूं, इसीलिए, ठीक है ना, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा। वो उन्होंने इलेक्शन, उन्हें इस बात का पता था। अब मैं रजी साहब की बात को बाई करता हूं, ठीक है, उन्हें इस बात का पता था कि ये वो लोग हैं जिन्हें 9 मई पे सजा दी गई और हटाया गया। तो जिन्हें हटाया गया है वो इसलिए नहीं हटाया गया कि उनकी जगह फिर पीटीआई के दूसरे बंदे आ जाए। ये रजी साहब की बात को मैं एग्री कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इस बात को आप समझें। इमरान खान ने तो इलेक्शन का बाइकाट किया हुआ है, जी बिल्कुल। तो फिर आप पीटीआई का नाम क्यों लेते हैं कि भाई वो इलेक्शन हारी है? तो वो तो इलेक्शन ही नहीं हारी, वो आजाद हैसियत से इंडिविजुअल खड़े हुए, इनफरादी हैसियत से खड़े हुए, पार्टी के उससे नहीं खड़े हुए वो लोग। नंबर 1। तो फिर शिकस्त की वजह क्या? अगर आजाद ठहरे भी तो शिकस्त की वजह क्या? अब इसकी शिकस्त की वजह यह है कि वो भी 9 मई के ही मतलूबों में से एक है। अच्छा, ठीक है ना, तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए
कि 9 मई के जो बंदा जिसके साथ 9 मई अटैच हो गया ना, उसका पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। मैं इस पे बहस नहीं कर रहा कि जी जमहूरियत क्या कहती है और अवाम की राय क्या कहती है, मैं वो बात कह रहा हूं जो एक परसेप्शन मुझे नजर आ रही है। सही। मुझे आप मुनीब फारूक भाई ना समझिएगा कि मैं कोई अंदर की खबर दे रहा हूं, मैं तो आपको अपना तबसरा आदमी है वैसे। तो मैंने कब कहा शरीफ आदमी, मैंने क्या कहा है उनको, वो भाई है हमारे, मैंने उनकी मुनीब फारूक भाई कहा है उन्हें गैर मौजूद। अच्छा, आप बात को बढ़ावा दे रहे हैं और कोई बात नहीं है, एक क्लिप बना रहे हैं कि जो उन तक चला जाए। मैंने उन्हें कहा मुनीब फारूक भाई की तरह मेरे पास कोई खबर नहीं है, मैं एक तजिया दे रहा हूं कि 9 मई से जुड़े तो तलाल चौधरी साहब का बना है, जिस तरीके से ऐसे लग रहा था जैसे उनकी कोई लॉटरी निकल आई है सर, तलाल चौधरी साहब की। अच्छा नहीं, और मेरी एक मैं को अर्ज और करना चाह रहा था कि देखें ये जो इलेक्शन हुए हैं, इसमें अवाम ने दरअसल इस निज़ाम से नफरत का इजहार किया है, घरों से ना निकल के। लौरिये वो हैं मोहतरमा ज़रियाब साहिबा के तार पे एक चिड़ा बैठा हो ना और 2 बंदे उसे देख रहे हो तो 250 बंदा पीछे एवं खड़ा होकर देखने लगता है। ये घरों से बाहर नहीं निकले, ठीक फैसलाबाद ये जिंदा दिल होते हैं, वो भी घरों से। एक इस इलेक्शन, मुझे तो अपने इलेक्शन कमिश्नर साहब की मासूमियत पे मुझे तो बहुत अच्छे लगे। नहीं ऐसे मासूम, मैं कहता हूँ ऐसे, मेरा एक भाई बेटा है, वो बेटे का भाई का क्या नाम है बेटा है, वो इतना मासूम है, वो रोज मस्जिद जाके पुरानी जूती छोड़ के ना नई पहनाता है, और हम मुझे कहते हैं बड़ा ही मासूम है यार, ये नई जूती पहनाता है पुरानी छोड़ाता है। बात ये है कि वो इस पे उन्होंने बड़े फख्र से कहा कि जी इलेक्शन बड़े अच्छे हुए, तो होने सब जो जैसा आपने माहौल बना दिया था, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे, आपने उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आप वो केस ही नहीं सुनते ताकि वो फैसला हो जाए तो इन्हें निशान मिल जाए पार्टी के, वो केस ही नहीं सुनते। आप ऐलान करते हैं टीएलपी पे पाबंदी का, टीएलपी का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ता है, वो 2500-3000 वोट भी ले जाता है, ठीक है ना, ये हमारा सिस्टम है। इसके ऊपर अगर कोई तालियां बजा रहे तो बजाता रहे। चले पॉइंट आपका आगे, क्योंकि एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आऊंगी तो ये के हवाले से बात होगी कि इस ज़िमनी इलेक्शन में मौरूसियत की छाप हर जगह नुमाया नजर आई, और दूसरा ये भी कि कल जो है वो चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक जगह पर इंटरव्यू देते हुए बड़ी कुछ दिलचस्प बातें की हैं। टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है उनके इन बयानात को लेकर, और फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान में नेक्स्ट डेमोक्रेटिक सिचुएशन का, डेमोक्रेसी का, उसको एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पाकिस्तान में होने वाले मौजूदा जो ज़िमनी इंतखाबात ठहरे, इसमें हर जगह मौरूसियत की छाप नज़र आई, जिसका हवाला मैंने आपसे कुछ देर पहले ब्रेक पर भी दिया था कि तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी साहब की कामयाबी, अरसलान चौधरी हारे, लेकिन मियां नुमान का ताल्लुक भी एक जो है ना वो ख़ानदानी फैमिली से जो कि सियासत करती रही है। दोस्त मोहम्मद खोसा फैमिली के चश्मो चिराग, अवैस लगारी, महमूद कादिर साहब, ठीक है, फिर बिलाल तारड़, अता तारड़ साहब के भाई जो कि इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। मीनवाइल हरिपुर में उमर अयूब साहब की बेगम, और साहिवाल में चौधरी तुफैल जट। ये समझ से बाहर है ये हुआ क्या है। रज़ी साहब, पाकिस्तान में जो जमहूरियत है, जमहूरियत को चले छोड़ दें, जो हमारा ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम है सर, इससे में से हम कब निकलना सीखेंगे बाहर कि हमने एक आम वर्कर को भी जो है ना जगह देनी है इस सिस्टम में दाखिल होने की? देखिए, हमें एक उम्मीद की किरण तो नजर आई थी बानी पीटीआई की सूरत के अंदर, क्योंकि उन्होंने बहुत बुलंदो बांग दावे किए थे कि वो मौरूसियत को दफन कर देंगे, लेकिन वो जो भी नमक की कान में जाता है वो भी नमक ही हो जाता है। वो जब सियासत के अंदर आ गए तो फिर उनके यहाँ भी, अब आप देखिए ना, ये जो मोहतरमा हरीपुर से कल इंतखाब आ रही हैं, 2 देवर उनके एमपी हैं इसी नशिस्त के ऊपर। एक उनके मियाँ जो थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए, उनके 2 भाई या कजन कह लें, वो इसी नशिस्त के ऊपर, जो नीचे सूबाई असम्बली की सीटें होती हैं ना, ऊपर कौमी असम्बली की सीट है, नीचे सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हैं, 2 पे उनके अपने भाई हैं, नंबर 1। तीसरा टिकट पता नहीं कैसे फैमिली से बाहर चला गया। अच्छा, अब ये देखिए कि अल्लाह आपका भला करे, इसको अगर हम मैग्नीफाई करके देख लें कि जिन्होंने तब्दीली के दावे के ऊपर नौजवानों को अट्रैक्ट किया, वैसे नौजवानों की बात अगर याद आई है तो मैं ये भी तज़किरा करता चलूं, जमात इस्लामी का सालाना इज्तिमा हुआ है मीनार पाकिस्तान के अंदर, और उस इज्तिमा के अंदर 1 लाख के करीब नौजवान शरीक हुए, लोग शरीक हुए। इस दफा जो बड़ी यूनिक बात थी, वो जो जमात इस्लामी के ट्रेडिशनल बाबे हुआ करते थे, कोई 70 साल का हो गया, कोई 80 साल का हो गया, उन बाबों की जो है वो फेस नहीं थे इस इज्तिमा का।
इस इज्तिमा का फेस यंगस्टर थे, खवातीन बच्चियां भी यंगस्टर, अच्छा, और किसी ने स्कार्फ लिया हुआ है, किसी ने नहीं लिया हुआ, और किसी का चेहरा ढका हुआ है, किसी का चेहरा नहीं ढका हुआ, और मतलब जीने कसी हुई हैं, नीचे वो स्केचर के शूज पहने हुए हैं। मुझे लगा मैं अपने भाई की तवज्जो दिलाऊं कि वो जो यूथ जिसका हम कहते हैं कि वो बानी पीटीआई की है मतलब मेन एसेट था, वो निससिए तेरा लुटिया शहर पंबोर, निससिए बेखबरे, वो कहीं इधर ना लुट हो जाए। और देखिए जिस तरह से रियासत ने ब्लैकआउट करवाया है उसका, और कोई लाइव कट नहीं हुआ किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कोई काम डाला है, इसीलिए रियासत को पड़तू पड़ गए ना कि जनाब कोई लाइव कट ना हो जाए, कोई उसकी खबर नशर ना हो जाए। मतलब 1 लाख के करीब लोग मीनारे पाकिस्तान में जमा रहे हैं, तो उसकी खबर तो मेरिट पे भी जानी बनती है ना यार। ठीक है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है, इसलिए थोड़ा सा मेरा ख्याल ये है कि इस चीज को यूं देखा जाए कि ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, यूं देखा सही जाए। है, यूं ही देख दे, हाँ, ऐसे ही देखते हैं। चले हाँ। कुछ और भी दिखाना है आपको। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है गुज़िश्ता शब, क्या सुनिए जी। राना साहब, ये आपको कुछ समझ आ रही है यूसुफ रजा गिलानी साहब की बयान की? ये मैं इस तनाजुर में भी कह रही हूँ कि जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें कौमी असम्बली की तमाम 6 नून लीग के पास हैं, पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाबी है। तो इसे एक मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी अब आईना देख रही है कि आगे होने क्या जा रहा है, क्योंकि सिस्टम में शायद अब वो गुंजाइश बाकी ना रहे पीपल्स पार्टी के लिए जो कि पहले थी। लिहाजा वो उनसे जो किए गए वादे हैं, दावे हैं, कस्में हैं, वो याद दिला रहे हैं। हुआ गया था पहले तो ना ये मिठाई मंगवाए, रजी अगले 3 साल के लिए तो चेयरमैन सेनेट हो गया। ओ यार खुदा का खौफ। वो 3 साल के बाद उन्होंने चले जाना, तो रजी से बेहतर चेयरमैन सेनेट कौन होगा? ये मैंने ब्रेक में मिठाई नहीं भाई, नहीं हमारा बंदा, हमारा भाई चेयरमैन सेनेट होने जा रहा है। ब्रेक में कर लेंगे। नहीं, हमारा भाई चेयरमैन सेनेटर थे, और ये इस मुल्क के अंदर इसी तरह से बनेंगे ना। अच्छा, अवाम गई भाड़ में, अवाम का वोट गया भाड़ में है, मैंडेट गया भाड़ में, वो टास्क आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है ना। मोह सैया भोए कतवाल, तो अब डर काएगा, आधी बारी तुम लेना आधी बारी हम ले लेंगे, ठीक है। और ये अपने चेहरे के ऊपर इतना बड़ा बोर्ड लगा के रखे होते हैं डेमोक्रेटिक का, ये इनका असल चेहरा है, ठीक है। कि आपने तो पाकिस्तान की बंदरबाट पहले दिन का की हुई है, तो फिर ये क्यों ना आप इलेक्शन का ड्रामा करते हैं? आप ये क्यों इतने पैसे कौम के खर्च करवाते हैं? जब ये तय हो गया है कि भाई आपने आधा आधा वारी लेनी है, तो ऐसा करें कि आप कौम को बता दें, कौम किसी जहमत में ही ना पड़े। आपने जमहूरियत का मजाक बनाया हुआ इस मुल्क के अंदर। तो फिर फ्यूचर क्या है पीपल्स पार्टी का आने वाले? फ्यूचर तो जमाते इस्लामी की जीन्स पहने हुए बच्चों का है। वो जो नीचे जीन्स के क्या पहना होता है उन्होंने, मुझे तो नाम भी नहीं आते, स्केचर्स कह रहे हैं। स्केचर्स के स्नीकर्स के क्या होते हैं वो पहने हुए। तो फ्यूचर तो उनका है, ठीक है ना। क्योंकि आप ये छिरे पे जाए ना तो हर दुकान पे लिखा होता है बाबेदी कुल्फी, हर बंदा वही कुल्फी बेचने निकला है नौजवानों को लेके। मुस्लिम टाउन हर बंदा निकला हुआ, नौजवान हमारे साथ है, नौजवान हमारे साथ है। को 5 मिनट के लिए पीटीआई को भी मीनार पाकिस्तान दे के देख ले। 3 दिन एहतमाम से आपने उनको जनाब मौका फराहम किया, 3 दिन उनके रास्ते के कांटे नहीं। एक बस इसके बाद ले लें बस। मैं चाह रहा हूँ ये मातम फरोशी ऐसी जारी रखें। देखें, जो प्रेमिसेस था वो चोरी हो गया आपका, सॉरी पीटीआई का, जो बल्ले का निशान था वो चोरी हो गया, अभी भी पार्टी भी कागजात के अंदर वो भी चोरी हो गई। अब यार मेरा मतलब है कि अब नौजवान भी चोरी हो गया। निससिए तेरा लुटिया शहर पंबोर, निससिए बेखबर। नहीं एक जुमला, वैसे क्या ही अच्छा होता जब हाफिज साहब खिताब कर रहे थे और उसी वक्त उनका एक सेनेटर गाजा के लिए क्या नाम है मुजाहरा करने पे गिरफ्तार हो रहा था, तो 2 जुमले उसके लिए भी बोल देते। नहीं, सेनेटर मुश्ताक के लिए बोल देते। मुश्ताक ने छोड़ दिया उनकी पार्टी। चले, अच्छा अगर मैं इस बात को जिस पार्टी में गए वो पार्टी बोले ना, अगर वो गजा के लिए बोले ना। हाफिज साहब यही कह रहे थे कि गजा के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो? आपने भी जीन्स पहनी है, आप में नौजवान नजर आ रहा है मुझे। जमाते इस्लामी वाले बड़ी खुश है कि हमारे साथ आप जीन्स पहनने वाले बैठ गए ना भाई। आप मैं ये कह रहा हूँ, ट्वीट क्यों नहीं करते खान साहब? जीन्स पहनने वाले आपके साथ आ गए, ट्वीट करते हैं, स्नीकर्स वाले भी आ गए ना, तो 5 मिनट के लिए मीनारे पाकिस्तान भी पीटीआई को देके देख ले, ट्वीट करते हैं।
3 दिन पूरे पाकिस्तान से ट्रेनें चला के, गजब बसें चला के ट्वीट बंदे इकट्ठे करे, गजब और ट्वीट आप कर। कहें कि जी वो हमने कारनामा तो 5 मिनट ले पीटीआई ने भी दे के देख लो। भारतीय वज़ीर दिफा का जो सिंध से मुतालिक एक बयान है, ना सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे बल्कि अफगानिस्तान में जो सरगर्म दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान में क्या तबाही फैलाए हुए हैं, उनका भी जिक्र करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, भारतीय डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी ही खतरनाक स्टेटमेंट दी है सूबे सिंध के हवाले से, और ये एक यूँ कह लीजिए कि साबित करता है कि इस वक्त कितनी कोई खतरनाक सोच लिए बैठे हैं भारतीय हुकूमत, नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट मेंबर्स। लेकिन डेफिनेट सी बात है पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं। दफ्तर खारजा का भी शदीद रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह का बयान इश्तियाल अंगेज और ख़तरनाक हद तक तारीख को मस्क करने की कोशिश है। ये रज़ी साहब, इस किस्म की फजूल बयानात देने से पहले भारतीय तारीख उठाकर पढ़ क्यों नहीं लेते? देखिए, जो है वो बरे सगीर पाको हिंद को सिंध कहा जाता था, और ये सिंध का लफ्ज जब फारसी में गया और फारसी से दोबारा उर्दू में आया तो वो हिंद हो गया। जब फारसी में गया तो सिंध जो था वो हिंद हो गया। अच्छा। क्योंकि फारसी के अंदर से हे की आवाज आती है, जिस तरह वहां पे काफ की जगह चे की आवाज है ना, वो पाकिस्तान नहीं कहते, वो पाकिस्तान कहते हैं। अच्छा। अली अकबर को अली अचबर कहा जाता है। इसी तरह वहां पे हे कहते हैं सीन की आवाज, तो वो जब दोबारा उर्दू में आया तो वो सिंध जो था वो हिंदू हो चुका था, और यहाँ का सिंध का रहने वाला सिंधु और हिंद का रहने वाला हिंदू हो चुका था। ये तो तारीखी तौर पे एक लिंग्विस्टिक गलत फहमी है जो हमें यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने इंडस की बात नहीं की, यानी कि उन्होंने सिंध की बात नहीं की, उन्होंने इंडस सिविलाइजेशन की बात की। ठीक है। और इंडस सिविलाइजेशन के वक्त अंदर इस वक्त भारत के पंजाब के तीनों सूबे, हरियाणा, पंजाब और जो तीसरा है, ये उन्होंने पाकिस्तान से मिलने वाले 3 जिले जो थे पंजाब के, उनको 3 सूबों में का नाम दे दिया था। वो सूबे और मौजूदा पाकिस्तान, इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इर्जाज एहसन साहब की इसके अंदर एक बड़ी भारी भरकम किताब है। वैसे दानी साहब जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, उन्होंने भी इसके ऊपर लिख रखा है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत वो पूरे पाकिस्तान को दोबारा भारत के अंदर जम करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ सिंध की नहीं कर रहे। पहली बात तो ये, तो इसलिए इसका रिएक्शन देना कि सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, वो तमाम अहले पाकिस्तान का फर्ज है, सिर्फ सिंधियों का फर्ज नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि भाई बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो पाया तख्त रहा है वो तो दिल्ली रहा है, और दिल्ली तो पंजाब का हिस्सा है, यानी मौजूदा इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है। और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर हिस्सा रहा है और आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो 700 साल हुक्मरान तो हम रहे हैं, तो फिर भारत पाकिस्तान में शामिल होगा ना। ठीक है, पाकिस्तान भारत में शामिल नहीं होगा। चले, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब पता चलना चाहिए था। चलो, पॉइंट आपका आ गया। अच्छा, मुझे राना साहब, मैं ना कि कहते हैं दहशतगर्दी के हवाले से भी आपसे कुछ जानना चाह रही हूँ। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 1 से 1.5 महीने के दौरान दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। ये जो रिसेंट अभी भी अटैक हुआ है पेशावर FC हेडक्वार्टर पर सर, वहाँ पर भी 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। खुदकुश हमला जो था वो वहाँ पे नाकाम बनाया गया। तो सर, ये जो सिचुएशन थी, इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि भारत, हम चाहते भी हैं कि अफगानिस्तान का अमन जो है वो पाकिस्तान के अमन से चूंकि मुमासलत रखता है, ये भी बरकरार रहे, लेकिन दिन ब दिन होने वाली जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं वो भी कहीं थमने का नाम नहीं ले रही, मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ नहीं पा रहे। सर, कब तक हम इस किस्म के दहशतगर्दी के हमलों के हवाले से खबरें पढ़ते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे? कहीं ना कहीं तो मामलात को रुकना है। ओके पेंडे ते लमिया ने रावा इश्क दिया, ये ना बड़ा लंबा सफ़र है जो मुझे नज़र आ रहा है। जो एक दायमी अमन है ना हमारा पाकिस्तान का, मुझे लग रहा है कि वो बहुत अभी लंबा सफ़र है, और इसके रास्ते में बिछे हुए कांटे इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें समेटते समेटते इसमें कहते हुए दुख होगा, लेकिन हमारा दामन तार तार तो हो रहा है। बढ़ती हुई दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर कोई खास वजह जो आपकी ऑब्जर्वेशन? मैं आपको बताऊं, बात यह है कि ये बड़ा आसान होता है ये कह देना जी इसमें भारत मुलविस है या इसमें अफगानिस्तान मुलविस है।
मेरे ख्याल है हमें अपने भी स्ट्रेटजीज को एक दफा रीडू करना चाहिए, रिविजिट कर लेना चाहिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है। उसकी रीजन अब आप सुन लें क्या मैं क्यों कह रहा हूं। हाँ। मुझे सबसे ज्यादा कंसर्न उन 3 बच्चों से जो आज शहीद हुए ना हमारे हिफाजत करते हुए, वो किसी की माँ के बेटे थे, किसी बाप का ख्वाब थे, किसी बहन का मुस्तकबिल थे, किसी भाई का बाजू थे, वो हमारे बच्चे थे। मुझे तो खुदा की कसम उनकी शहादतों पे दुख है यार। वो हमारे इस कब तक हम एक इस तरह के निजाम पे अपनी जानें कुर्बान करते रहेंगे? हमें कब ये सोचना पड़ेगा कि हमने रैशनल होके पाकिस्तान के दिफा के लिए कोई फैसले करने? क्यों नहीं ये नेशनल एक्शन प्लान जो हमारा है उस पर मिनोहन अमल होता? क्यों नहीं हम अपने आप को दोबारा से एक दफा सोचते? क्यों नहीं हम हर दफा अगर वो दहशतगर्द देखे हमारा मुकाबला जिन दहशतगर्दों से ना, मुझे कहने में कोई शक नहीं कि वो हमसे ज्यादा बेहतर इक्विप्ड है। उनके पीछे जो मुमालिक खड़े हुए हैं, जो उनके पीछे फाइनेंसर हैं, वो हमारी कमजोरियों से भी वाकिफ है और वो अपनी स्ट्रेंथ को भी समझते हैं। ठीक है, ये पाक हमारे जो नौजवान बहादुर पाक फौज के नौजवान जान हथेली पे रख के मुल्क की हिफाजत करते हैं, ठीक है, ये तो क्रेडिट उन्हें जाता है कि वो ये तो एक वाकया को पता चल जाता है, 10,000 वो वाकये डिफ्यूज करते हैं रोज के। लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे हुक्मरानों को घर सिर्फ ये हो कि 2.5 साल तुमने लेने, 2.5 साल मैंने लेने, ठीक है, मैं आज अजरबैजान चले जाऊं, तुम बड़े भाईजान चले जाओ, ठीक है, अब मैंने जनाब अली आज 26 टिकटॉक बनानी है, तो फिर यही होगा। मत डाले एस्टेब्लिशमेंट पे हर बात। सियासतदान जिम्मेदार हैं, मैं इनका गिरबान पकड़ता हूं क्योंकि मैं इन्हें वोट देता हूं, मैं किसी को नहीं जानता। और ये जिम्मेदार इस रियासत के अंदर अमन के ये हैं। क्यों नहीं नेशनल एक्शन प्लान पे अमल होता? वो बच्चे क्यों शहीद हो जाते हैं हर दफा वतन का दिफा करते हुए? फिर मेरा मुंह खुला दो, बस कहते बाबा बूढ़ा फिर गुस्से होता है। बस 1971 के अंदर भी यही प्लान था। पाकिस्तान के अंदर फौजी एक्शन था, उस फौजी एक्शन के अंदर 20 लाख खवातीन की इस्मत दरी का प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफ़ी इस्तेमाल हुए। अगरचे 40 साल बाद वो प्रोपेगेंडा गलत साबित हुआ, लेकिन डैमेज हो चुका था। उस वक्त भी उसके अंदर अबलागी महाज के ऊपर जंग जारी थी। पाकिस्तान की फौज जो थी, हमारे फौजी उस वक्त भी मशरकी पाकिस्तान की बारिशों में घुटने घुटने अपने मोर्चों के अंदर पानी के अंदर बैठे होते थे। और रिकॉर्ड है उनके पास कि उन्होंने कितने कितने इंडियन तैयारे गिराए हुए। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अच्छा, लेकिन इस वक्त भी वही सूरत हाल है, वही नौहा है जो आज आपने पढ़ा है, जो हम मशरकी पाकिस्तान में भुगत चुके हैं। वही फार्मूला है, वही फिलॉसफी है और वही तरीकेकार है। लेकिन अब हमने इस दफा केले के इस छिलके से गिरना है या बच के गुजरना है, ये फैसला हमारा है। और you're absolutely right, और ये दूसरी चीज, आई एम सॉरी नहीं, जो ये कह रहे हैं ना कि इब्लागी जंग थी, हाँ। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप इब्लागी जंग में वो लोग जो आपसे किसी चीज के ऊपर डिफर करते हैं, लेकिन वो वतन परस्त हैं, मोहब्बत करने वाले, आप उन्हें क्यों उनके से पट्टी यहां लगा देते हैं कि ये पता नहीं क्या लोग हैं? उनके अकाउंट देख लो जरा, कितना ऑपरेट हो रहे हैं। वो मैं लानत भेजता हूं जहां से भी हो रहे हैं, और उन लोगों को भी लानत भेजता हूं जो इस मुल्क में बैठ के पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बोलते रहे। ठीक है ना, मैं तो सब पे लानत भेज रहा हूं लेकिन मैं उन लोगों के साथ जो किसी बात पे इख्तिलाफ करते हैं लेकिन अपने वतन से भी मोहब्बत करते हैं, अपनी फौज से भी मोहब्बत करते हैं, अपने इदारों से भी मोहब्बत करते हैं। अगर कोई सियासी उनके अंदर के इख्तिलाफ है तो उनको उठा के कहीं बाहर ना फेंक दें, आप उनको साथ लेके चले। वो आपके इब्लाग का हिस्सा है, आपकी इब्लागी जंग का हिस्सा है, और वो ज्यादा क्रेडिबल है, उनकी बात पे लोग ज्यादा यकीन करते हैं, ना कि उन लोगों की जिनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। नहीं, आई टोटली अग्री आप दोनों से। वो इसलिए भी क्योंकि हमें ना कुछ अपनी पॉलिसीज़ को भी ना रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि यकीन जानिए हम प्रोग्राम तो करें लेकिन दिल अंदर से तकलीफ़ में होता है। रोज़ाना हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारे जवानों ने इतनी शहादतें दे दी, दहशतगर्दी का हमला नाकाम बनाया, वहाँ पे इतनी कैजुअलिटीज़ हो गई, चाहे हमारे पाक फ़ौज के जवान हो या फिर हमारे FC के जवान हो या फिर हमारे मासूम शहरी हो या पुलिस वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये खबरें पढ़ना, देना, इनके ऊपर डिस्कशन करना ना अब हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता जा रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुझे रज़ी साहब और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।